हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 4 ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। coal and petroleum, ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? दिस इज ए काइंड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये दोनों ही फॉसिल फ्यूल्स हैं। दिस बोथ आर फॉसिल फ्यूल्स। ये दोनों फॉसिल फ्यूल्स हैं और ये दोनों फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, राइट। इन दोनों फॉसिल फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो ये जो फॉसिल फ्यूल्स है इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, ठीक है। These fossil fuels formed after a million of years, formed during the span of time, and that span of time is million of years. Million of years. इनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं, ठीक है। मिलियन ऑफ इयर्स इनको बनने में लगा है। ये जो फॉसिल फ्यूल बने हैं बाय द डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के डिग्रेडेशन से ये फॉसिल फ्यूल बने हैं जिनको बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। लेकिन ये जो रिसोर्सेज है ये पूरी तरीके से एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, राइट। दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज पूरी तरीके से एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं। दीज आर नॉट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन जो रिसोर्सेज है ये रिसोर्सेज हमारे पास आर वेरी लिमिटेड। दीज रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। ये रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास, राइट। इनकी जो कंजप्शन है, एक बार इनका पूरी तरीके से कंजप्शन होने के बाद हमारे पास ये रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। और माना जाता है कि इसी रेट से अगर ये रिसोर्सेज जो प्रेजेंट रेट है, प्रेजेंट रेट से अगर रिसोर्सेज का कंजप्शन होता रहा तो आने वाले 40 सालों में हमारा पेट्रोलियम पूरी तरीके से इस प्लेनेट से खत्म हो जाएगा। द करंट रेट ऑफ रिसोर्सेज, द करंट रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज, ऑफ कंजप्शन, राइट, of these resources, right, that results to take 40 years to finish the petrol. 40 years to finish petrol, and approximately 200 years to finish coal. ठीक है। तो हमारी जो भावी पीढ़ियां होंगी, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होंगी, उनके लिए ये रिसोर्सेज बचे रहे ये पॉसिबल नहीं है। जिस प्रेजेंट रेट से इनकी खपत है, जिस प्रेजेंट रेट से इनका कंजप्शन कंटिन्यू है हमारे इन्वायरमेंट, हमारे कंजप्शन में, हमारी मशीनों द्वारा इनका कंजप्शन किया जाता है, राइट। मोटर व्हीकल्स द्वारा इनका कंजप्शन किया जाता है। और अगर ये रेट, करंट रेट ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 40 सालों में पेट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और आने वाले 200 सालों में यहाँ पे कोल भी नहीं बचेगा, ये भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बच पाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इनका जो कंजप्शन है, इनका जो यूज है, वो भी एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, उसका भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका मैनेजमेंट नहीं होगा तो ये जल्दी ही ये रिसोर्सेज हमें नहीं मिल पाएंगे। जिन मोटर व्हीकल्स में आज आप घूमते हैं,
विद द हेल्प ऑफ पेट्रोलियम और डीजल से ये मोटर व्हीकल्स चलते हैं, और जो कि आने वाले 40 सालों में पेट्रोल खत्म हो जाने की वजह से ये जो मशीनरी है ये काम करना बंद कर देगी, ये मोटर व्हीकल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि दुनिया के पास इतना भंडार नहीं है कि आने वाले सैकड़ों सालों तक ये कंटिन्यू रहे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें इनका इस्तेमाल बहुत ही वाइसली करना है, इनका इस्तेमाल हमें सोच समझ कर करना है, राइट? बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, और ये एक बहुत बड़ा दिस इज़ द मेजर मैटर ऑफ कंसर्न, ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, क्योंकि हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो बिना पेट्रोलियम और डीजल के पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के बिना आज के टाइम में पॉसिबिलिटी नहीं है चीज़ों को रन कर पाने की। तो हमें इस डायरेक्शन में काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस डायरेक्शन में काम करना है कि इन पेट्रोलियम और इन डीजल, इन फॉसिल फ्यूल को हम किस तरीके से स्मार्टली हैंडल कर सकें, किस तरीके से हम इनको बचा सकें। ठीक है, आजकल आए दिन पेट्रोल के रेट बढ़ते जाते हैं, डीजल के रेट बढ़ते रहते हैं, तो इनके रेट बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न है कि ये रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन हमारा कंजप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनके रेट भी बढ़ गए, और इनके रेट बढ़ जाने की वजह से सारी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ की जो ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी चीज़ आपके घर तक नहीं पहुंच पाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन बिना डीजल, पेट्रोलियम और इन फॉसिल फ्यूल के पॉसिबल नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय बन गया है आज के टाइम में। तो दिस इज अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। अभी कोल एंड पेट्रोलियम जो है ये फॉसिल फ्यूल तो है ही, साथ ही साथ अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड भी करते हैं, हमारी सराउंडिंग को डिग्रेड भी करते हैं। ये जो है एयर की क्वालिटी को डैमेज कर सकते हैं। ये जो है पॉल्यूटेंट है, दीज आर द सीरियस पॉल्यूटेंट। इनसे निकलने वाले जो हार्मफुल गैसेज हैं वो सीरियस पॉल्यूटेंट है, जो कि एयर को इम्प्योर करती है। ये बात आपको याद रखनी है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे सम पॉल्यूटेंट्स released from the burning of fossil fuel। फॉसिल फ्यूल की बर्निंग की वजह से कुछ पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड दिस इज वेरी हार्मफुल पॉल्यूटेंट। CO2 पूरी तरीके से एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये सब सीरियस पॉल्यूटेंट है। दीज पॉल्यूटेंट्स रिलीज आफ्टर द बर्निंग ऑफ दीज कोल एंड पेट्रोलियम। तो रियल में ये मेजर मैटर ऑफ कंसर्न है हमारे लिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कोल एंड पेट्रोलियम। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो लिसन केयरफुली अबाउट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन दिस लेक्चर आल्सो। तो कोल एंड पेट्रोलियम तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो अगला जो है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज ever increasing human population, urbanization and industrialization have led to, ठीक है, human population, urbanization and industrialization की वजह से क्या होता है ये आपको जानना है। तो our first question is that we are going to discuss now। First question, ever increasing human population, urbanization and industrialization led to। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने की वजह से, अर्बनाइजेशन के बढ़ने की वजह से कौन सी कंडीशन डेवलप होती है,
इन सभी प्रॉब्लम की वजह से एक ही कंडीशन डेवलप होती है जिसे आप कहते हैं ओवर एक्सप्लोटेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन होगा, जो कि हमें कंट्रोल करना है, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए इसको कंट्रोल करना। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम इज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। देखिए, पेट्रोलियम इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स का जो मिक्सचर होता है वो पेट्रोलियम है। हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स का जो मिक्सचर है वो पेट्रोलियम है, दैट इज पेट्रोलियम। हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड का जो मिक्सचर है दैट यू कॉल पेट्रोलियम। इसके बाद है द वर्ड फॉरेस्ट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। ठीक है, तो ये नहीं, अगला जो क्वेश्चन है दिस इज नॉट फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेन्स इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू। इंडिया में जो रेन्स होती है वो किस वजह से होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन्स इन इंडिया आर लार्जली ड्यू टू। तो इंडिया में जो रेन्स होती है वो लार्जली ड्यू टू मॉनसून। इंडिया में मॉनसून के आने की वजह से जो है रेन होता है, राइट? ये बात आपको याद रखनी है। तो मॉनसून जब आता है तो उसकी वजह से ही रेन डेवलप होती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इज ट्राइबल वुमेन ऑफ विच विलेज स्टार्टेड चिपको मूवमेंट। ठीक है, देखिए जो ट्राइबल वुमेन है वो कौन से विलेज से चिपको मूवमेंट स्टार्ट करती हैं, ये बात आपको बतानी है। तो अगला जो क्वेश्चन है, ट्राइबल वुमेन ऑफ विच विलेज started चिपको मूवमेंट। तो ट्राइबल वुमेन ऑफ विच विलेज स्टार्टेड चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट कौन से विलेज की वुमेन से स्टार्ट हुआ? तो आंसर आएगा रेनी इन गढ़वाल। ठीक है, रेनी विलेज इन गढ़वाल, वहां से चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम रेनी इन गढ़वाल। तो गढ़वाल जो रीजन है उत्तराखंड में, वहां से चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया कुछ ट्राइबल वुमेन ने। रेनी इन गढ़वाल, दिस इज द रीजन। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है Which among them is the National Award for Wildlife Conservation? वाइल्ड कंजर्वेशन के लिए कौन सा नेशनल अवार्ड दिया जाता है? ठीक है, अनदर क्वेश्चन, which is the National Award for Wildlife Conservation? Which is the National Award for Wildlife कंजर्वेशन? तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए कौन सा नेशनल अवार्ड मिलता है ये आपको बताना है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो नेशनल अवार्ड दिया जाता है दैट इज अमृता देवी बिश्नोई। आंसर इज अमृता देवी बिश्नोई इज द नेशनल अवार्ड विच इज गिवन फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो नेशनल अवार्ड दिया जाता है दैट इज अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई इज द नेशनल अवार्ड दैट इज गिवन फॉर द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन।
नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन है विच टर्म डिनोट फॉलोइंग, विच टर्म डिनोट यूजिंग द resource again in same form, which term denotes using the same resource again in same form, which term denotes using the same resource again in same form. ठीक है, कौन सा टर्म डिनोट करता है राइट ऑफ यूजिंग सेम रिसोर्स इन सेम फॉर्म? तो अगेन यूजिंग ऑफ राइट सेम रिसोर्स इन सेम फॉर्म, उसके लिए आप एक टर्म इस्तेमाल करते हैं रीयूज। रीयूज ये मैं आपको बता चुका हूं, आई हैव डिस्कस अबाउट दिस टर्म रीयूज आल्सो, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द 3 आवर्स डिस्क्राइब फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ट, which among the 3 R's describe following activity best? And that activity is switch off unnecessary light and fans. Switch off unnecessary light and fans. Switch off unnecessary light and fans. तो यहाँ पे इसके लिए जो टर्म आएगा वो आएगा रिड्यूस, यानी कि स्विच ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस। देखिए लोग अननेसेसरी लाइट एंड फैन चला के छोड़ देते हैं, उसको स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 आवर्स में से कौन सा आर परफेक्टली इस्तेमाल होगा? दैट इज रिड्यूस, क्योंकि आप यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन को रिड्यूस कर रहे हैं विदाउट एनी नीड, ठीक है, इसलिए रिड्यूस टर्म इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज which is the social problem associated with big dams? कौन सी सोशल प्रॉब्लम बड़े डैम से डेवलप होती है, ये बात आपको याद रखनी है। Which social problem associated with big dams? Which is the social problem associated with big dams? Which is the social problem associated with big dams? Associated with big dams, कौन सी सोशल प्रॉब्लम एसोसिएटेड है बिग डैम से? तो याद रहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिलियन ऑफ ट्राइबल्स इज द सोशल प्रॉब्लम दैट इज एसोसिएटेड विद बिग डैम्स। बड़े डैम्स डेवलप हो जाने की वजह से वहां पे जो सरवाइव करने वाले जो ट्राइबल है वो वहां से चले जाते हैं, ठीक है, ये सोशल प्रॉब्लम है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ million of tribals, right? This is the social problem associated with big dams. इसके बाद तो
तो इसी के साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं और ये पूरा चैप्टर भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़िएगा, ये पॉइंट्स नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक में, राइट, एंड इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू। इसके बाद मिलते हैं अगले चैप्टर में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।